हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस को हम कवर करेंगे। इसमें हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। आज हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हमारे जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो बिल्कुल जीरो लेवल से अप लेवल तक रहेगा। हम इसमें बेसिकली जनरल लाइफ में यूज होने वाले एग्जाम्पल को इंक्लूड करेंगे और अपने टॉपिक को इफ़ेक्टिवली पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। तो बेसिकली हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक जनरल लाइफ का एक उदाहरण लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसे समझने के लिए कभी कभी क्या होता है, हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी पिल्स लेकर के आते हैं, तो कभी हमने सुना है कि किसी व्यक्ति को ओवरडोज लेने से रिएक्शन हो गया। तो वो रिएक्शन यही है। इसमें क्या होता है कि नए पदार्थ बनते हैं, केमिकल जो हैं आपस में रिएक्ट करते हैं। कभी कभी उनका कलर चेंज होता है, कभी कभी उनमें गैस निकलती है, कभी कभी तो इतना भी होता है कि उनमें हीट भी उत्पन्न होती है और नए प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे दूध से दही जमना, ये सारे हैं। कभी कभी क्या होता है, एसिडिटी होने पर हम इनो लेते हैं। इनो को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक बुदबुदाहट के साथ एकदम से गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाती है। ये सारी की सारी क्या हैं, हमारी ये सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। कभी अब समर में हम क्या करते हैं, कोका कोला की बोतल खोलते हैं, शेक करते ही एकदम बबल के साथ गैस निकलती है। वो सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ये तो हुई जनरल बात में, लेकिन पेपर में जब आएगा तो हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो आइए उसे समझते हैं और आप मेरे साथ बने रहें, अपनी नोटबुक निकाल लें। यदि आपको कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट छोड़ें, डिस्कस करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। रिएक्टेंट कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो चीज़ हमें प्राप्त होती है, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं, मतलब प्रोडक्ट कहते हैं। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए अभिकारकों की आवश्यकता होती है। कभी 2 भी ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी होते हैं। जब उनमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो रेस्ट पोजीशन में हमारे लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट प्राप्त होता है, कोई ना कोई उत्पाद प्राप्त होता है, तो उसको हम लिख लेते हैं। अब इसे और समझने के लिए इसके उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण के लिए जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। नॉर्मली क्या होता है, हम जब भोजन करते हैं तो भोजन हमारे पेट में जाता है, वहाँ पर बहुत सारे जूसेस होते हैं, बाइल जूस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो क्या करता है, हमारे पाचन में सहायता प्रदान करता है। इसी प्रकार से हम श्वसन करते हैं। हम श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन में मिलती है। हीमोग्लोबिन में मिलने के बाद हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये सारी की सारी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। लोहे पे जंग लगना, पहले लोहा था, लोहे पे क्या करा, ऑक्सीजन की हमने क्रिया कर दी, ऑक्साइड बन गया, लोहे पे जंग लग गई, परिवर्तन हो गया। पहले नॉर्मल लोहा था, ऑक्सीजन से क्रिया करने पर फेरस ऑक्साइड बन गया, लाल कलर का हो गया। ये सारी की सारी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम मेटल होती है, उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम बर्न कराते हैं, जलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सफ़ेद कलर की ऐश निकलती है, राख बनती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो सफ़ेद कलर की होती है। पहले क्या थी, एक सॉलिड रूप में थी, मेटल थी। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जब हमने जलाया, उसके बाद सफ़ेद रंग का चूर्ण बन गया।
पहले क्या था, मैग्नीशियम, हमने ऑक्सीजन ऐड करी, उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब चीज़ हमारे लिए प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, वो उत्पाद होते हैं, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। अब अभिकारक हमने क्या लिए थे, हमने मैग्नीशियम लिया था और ऑक्सीजन ली थी, तो ये हमारे क्या थे, अभिकारक थे। ऐसी दही का जमना, ये सारी की सारी हमारी क्रियाएं आ जाती है रासायनिक अभिक्रिया में। अब कुछ रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण होते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, इसमें नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी अवस्था परिवर्तन हो जाती है। माना कि हमने कोई सॉलिड स्टेट में लिया, कुछ भी हमने ठोस अवस्था में ली कोई भी चीज़, रिएक्शन कराने के बाद उसमें से हमें गैस प्राप्त हुई, गैसीय अवस्था में हमें कोई चीज़ मिल गई। ऐसे ही रंग परिवर्तन, कभी कभी रंग भी, कलर भी चेंज हो जाता है। टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है, ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन का उदाहरण हम लेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कपड़े साफ़ करने के लिए डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं। आप भी अपने घर पे ये करके देखना, शायद किया भी होगा, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही डिटर्जेंट पाउडर को हम हाथ में मुट्ठी में लेकर के पानी में डालते हैं, एकदम से क्या होता है, डिटर्जेंट पाउडर का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है, पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है उसमें, तो एकदम से क्या होता है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, यानी ताप में परिवर्तन हो जाता है। गैस का उत्सर्जन, अभी हमने पढ़ा था कि हमने इनो लिया, इनो को हमने ग्लास में डाला, वाटर लिया, एकदम से क्या निकली, बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकली, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकली। तो इससे जाहिर होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, या तो उसमें अवस्था परिवर्तन होगी, या फिर रंग परिवर्तन होगा, या अवस्था परिवर्तन होगी, रंग परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा और गैस उत्सर्जित होगी। तो ये तो थी हमारी रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि रासायनिक समीकरण में जो हमारा प्रदर्शित कैसे की जाती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए अभिकारकों को हम LHS मतलब बाएं हाथ पे हम ले लेते हैं, और जो रिएक्शन के बाद जो हमारे लिए प्राप्त होती है, प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त होता है, वो हम एक एरो की सहायता से अपने राइट हैंड साइड मतलब RHS के साइड में लिख लेते हैं। तो हमारा इस समीकरण में हमने जो लिया है, हमने जिंक की अभिक्रिया, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को लिया है, हमने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को लिया है। इसमें हमारा क्या हो गया, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये हमारे अभिकारक हैं, LH साइड में है। फिर हमने क्या किया, एक एरो की हेल्प से जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, हमें जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ, मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, उनने सल्फेट को अपनी तरफ ले लिया और हाइड्रोजन हमारी गैस निकल गई। तो ये हमारा हो गया, फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, अगली समीकरण हम देख लेते हैं। देखो इसमें रिप्रेजेंटेशन कर दिया है इसमें सिंबल का, कि हमने Zn की क्रिया H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई। इन दोनों को जो हमारे अभिकारक होते हैं, अभिकारक अगर हमारे एक से अधिक हैं तो हम एक प्लस का चिन्ह लगा करके उन दोनों को जोड़ देते हैं। रिएक्शन करने पर, रिएक्शन कराने के लिए हम एक एरो के चिन्ह से हम प्रदर्शित कर देते हैं। रिएक्शन जब कंप्लीट होती है उसके बाद हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना, इस Zn ने SO4 को विस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो ये हमारा ZnSO4 बना और इसके साथ हमारी हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो देखिए जो अभिकारक थे हमारे LH साइड में लिए जाते हैं, बाएं हाथ पे लिए जाते हैं, और जो उत्पाद हमारे प्राप्त होते हैं वो राइट हैंड साइड में लिख लिए जाते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में यहाँ से आप लिख भी सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक योर टाइम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हमने रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़ ली, बट हमें रासायनिक समीकरण लिखना है, तो हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण को समझने के लिए हम समझ लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमने ली, जो भी अभिकारक हमने अभिक्रिया के दौरान लिए, उनको हम क्रम तरीके से लिख लेते हैं, क्रमवार लिख लेते हैं, और जो प्रोडक्ट में प्राप्त हुआ उसे अलग लिख लेते हैं। तो इसी को जो लिखी जाती है, इसी को अगर हमने जैसे ऑक्सीजन ली तो ऑक्सीजन का सिंबल O है, हाइड्रोजन हमने ली
हाइड्रोजन का सिंबल H है, तो मतलब इनको सिंबलाइज करके लिखने की क्रिया, एक सिस्टेमेटिक वे में लिखने की क्रिया जो हमारी क्या होगी, रासायनिक समीकरण कहलाएगी। हमने हाइड्रोजन ली की क्रिया हमने ऑक्सीजन से करा दी, फाइनल प्रोडक्ट में क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब H2O, वाटर जल हमें प्राप्त हुआ। तो हमने इसे एक सिंपल वे में रख दिया, तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसको हम थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण को इसे समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। अभी यही बताया था मैंने, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनका भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अब इसमें एक टर्म आई हमारी, उनके भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था के साथ मतलब अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, जलीय अवस्था में है, तो वहाँ एक्वस लिख देंगे या लिक्विड लिख देंगे। ये होता है एक्वस, AQ से लिख देंगे जलीय फॉर्म। अगर वो सॉलिड है तो उसके आगे सॉलिड S लिख देंगे। अगर वो हमारा गैसीय अवस्था में है तो गैसीय अवस्था लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि अगर हम जब नॉर्मली क्या होता है, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो अपने आप स्वतः ही हो जाती हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन को हम कराने के लिए एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है। कभी कभी हमें सनलाइट में देना पड़ता है, रखना पड़ता है। जैसे हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होता है, हीट होती है। सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट हमें सन की लाइट में रखना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो Ag की क्रिया हमें खुले उसमें रखनी पड़ती है, धूप में रखनी पड़ती है, सन लाइट में सीधे करानी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, उत्प्रेरक, इसमें एक टर्म आई हमारी उत्प्रेरक, इसे बोलते हैं कैटालिस्ट। उत्प्रेरक क्या होते हैं इसे हम समझते चलेंगे। एक्चुअली उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक जो है एक अलग तरीके का इंग्रेडिएंट है। इसका काम कुछ नहीं होता, ये भाग नहीं लेता क्रिया में, बस इसका काम क्या होता है, मतलब कोई रिएक्शन है धीरे धीरे हो रही है, हमने क्या करा, उसमें हमने कैटालिस्ट डाल दिया, उत्प्रेरक डाल दिया। तो ये उत्प्रेरक क्या करते हैं, जो अभिक्रिया है उसकी दर को, मतलब अभिक्रिया की जो गति है उसको तेज कर देते हैं। अगर कोई क्रिया ज़्यादा तेज हो रही है तो उसमें हम उत्प्रेरक डाल दें तो वो क्रिया धीरे धीरे होने लगेगी। तो ये काम होता है उत्प्रेरक का। क्या करते हैं इसको लिखने के लिए, जो हमने अभी बताया था, इधर अभिकारक हो गए, उसके बाद हमने एक एरो लगाया और उसके बाद हमने फाइनली प्रोडक्ट लिख दिए। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, एरो के ऊपर या एरो के नीचे लिख देते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी अभिक्रिया में हीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हीट देते हैं, तो उसके लिए हम एरो के ऊपर लिख देते हैं इस तरीके से। या तो हम एरो के ऊपर लिख देंगे, एरो हमने लगाया, एरो के ऊपर हमने ये एरो लगाया, इसके ऊपर हम इस तरीके से डेल्टा नुमा एक हम आकृति बना देते हैं। इसका मतलब होता है हीट करना, या फिर हम कर देते हैं गर्म करने पे लिख देते हैं सीधे समानता। अब आगे बात आती है अभिक्रिया को संतुलित करना। पहले हम यहाँ पे अभिक्रिया देख लेते हैं। ये हमारी अभिक्रिया रही, संतुलित करना अभी सीखेंगे। ये जो हमारी अभिक्रिया है, हमने देखो Fe आयरन ले लिया की क्रिया करा दी हमने H2O से, मतलब जल से। क्या करा, लोहा लिया, लोहे की हमने एक कील ले ली, उसे क्या करा हमने पानी के अंदर डुबो दिया। क्या होता है, पानी में खुला छोड़ दिया या डुबो दिया, धीरे धीरे ये पानी है हमारा जल है, तो क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगी। क्या होगा, जंग लग जाएगी। तो उसी जंग को हम कहते हैं, मतलब जंग लगना मतलब ऑक्साइड बनना। तो ये हो जाएगा लोहे का ऑक्साइड, मतलब फेरस ऑक्साइड। और हमारी क्या निकलेगी उससे, धातु से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये हमने लिख ली रासायनिक समीकरण। अब हम समझते हैं इसको संतुलित करना। अभी तो हमारी बैलेंस्ड है, अभी ये बैलेंस नहीं है, अब इसे हम बैलेंस करना सीखेंगे। क्योंकि देखो बैलेंस करना पेपर में हमारे आता है,
कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, तो उसे बैलेंस करना सीखेंगे। तो कह रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक संरक्षण है द्रव्यमान। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, इसमें क्या होता है, ना तो हम किसी वस्तु का द्रव्यमान घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, मतलब क्या होता है, दोनों तरफ हमारे लिए द्रव्यमान बराबर रखना पड़ेगा। तो हम इसकी बात करते हैं, संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसका मतलब क्या है कि जितना उसका द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया के पहले मतलब अभिकारक एवं उसके पश्चात जो प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, कमेंट में लिखें। हाँ जी, उत्पाद प्राप्त होता है। उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब क्या था, इसको समझने के लिए चलते हैं हम अभी एक अभिक्रिया लिखते हैं, फिर समझते हैं कि मतलब इनका कहना क्या था। चलो आगे देखते हैं कि संतुलित कैसे करी जाती है। देखो ये समीकरण थी, इससे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि यहाँ पे देखो Fe और H2O, यहाँ पे Fe का हमने एक मॉलिक्यूल लिया, एक ही अणु लिया हमने, और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है Fe2। मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे कम था यहाँ पे बढ़ गया। ऐसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लिया और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 3, इधर कम लिया इधर ज़्यादा हो गया। ऐसे H2 हमारा इक्वल है, H2 हमारा इक्वल है। तो भाई इनके जो हमारे जो दोनों तरफ ये अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, इनको अगर हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम से देखें तो अभी ये अनबैलेंस्ड समीकरण है। ये जो समीकरण रिएक्शन जो हमारी लिखी हुई है वो हमारी संतुलित नहीं है। इसे संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, कुछ घटाया या बढ़ाया जाता है। दोनों तरफ जगह, इधर Fe2 है तो इधर भी Fe2 होना चाहिए, इधर O3 है तो इधर भी O3 होना चाहिए। तो इसे करने के मतलब समीकरण को संतुलित करने के कई सारे नियम हैं, वो हम अभी नियम देखेंगे। उससे पहले हम जो मेरा तरीका जो है पढ़ाने का, जो एक नॉर्मल वाले वे में हम पढ़ते हैं छोटे से एग्जाम्पल से, कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे इसको समझेंगे। ये हमारी एक रिएक्शन लिखी हुई है, हमने यहाँ पे हमने एक समीकरण लिख ली है। अब इसको संतुलित करना सीखेंगे हम क्या करते हैं, इसे एरो से पार्टीशन कर देते हैं समझने के लिए। यहाँ पे हमारा F था, H है और O है, हमारी ये तीनों चीज़ ली गई हैं और इधर भी हमें F, O और H ही प्राप्त हुआ है। तो हम इधर जो हमारे अभिकारक साइड मतलब LH साइड वाले जो बाएं साइड वाले हैं उनके हम अणुओं की संख्या लिख लेंगे और फिर राइट साइड वाले अणुओं की संख्या लिख लेंगे, दोनों में हम कंपेयर कर लेंगे। तो F का कितना, Fe का कितना था, Fe हमारा एक है, एक अणु लिया गया है Fe का। H 2 है हमारे पास और ऑक्सीजन का एक अणु है। और यहाँ हमारा Fe ऑलरेडी 2 दे रखा है और ऑक्सीजन के हमारे 3 मॉलिक्यूल ले लिए हैं और H के हमारे 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इधर Fe 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, लेकिन हमारे हाइड्रोजन सेम है, दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या सेम है। तो हम क्या करते हैं, जिस तरफ हमारी चीज़ें कम होती हैं हम उस तरफ बढ़ा लेते हैं, उस तरफ हम बढ़ाते हैं। लेकिन बढ़ाना ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यहाँ गए और यहाँ हमने लगा दिया, यहाँ गए हमने लगा दिया, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है। इसे हम समझने के लिए एक मेरा जो मेथड है, मेरा मेथड जो है मैं समझाता हूँ अपने स्टूडेंटों को, वो है तराजू वाला मेथड। क्या मेथड है, तराजू वाला मेथड। एक स्टोरी सुनते हैं, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। अभी उसी को समझते हैं हम तराजू वाले मेथड के लिए। तो हम तराजू वाले मेथड को हमने समझते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि हमने एक तराजू, बाजार तो करने गए होंगे सब लोग, वहाँ आपने तराजू देखा होगा। तो हमने एक तराजू ले लिया इस तरीके से,
अब दो भाई थे, वो आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने खेत में अपनी फसल की, उनके खेत में आलू लगाए तो आलू आ गए। अब जो आलू थे, उन आलूओं को दोनों भाई को आपस में बराबर बराबर मात्रा में बांटना था। आपस में लड़ रहे थे, आलू थे बहुत। शर्त ये थी कि बराबर बराबर बांटना था, तोलना नहीं था, बाट रख करके तोलना नहीं था। तो अब आपस में लड़ने लगे। तो एक बूढ़े व्यक्ति आए, उन्होंने बताया कि वो लोग क्या कर रहे थे, आपस में लड़ाई से पहले क्या कर रहे थे कि कभी तो इस तरफ आलूओं की संख्या ज़्यादा कर दें, इस तरफ कम कर दें। तो एक व्यक्ति क्या करता, यहाँ से एक आलू को निकाल कर बाहर कर देता। ऐसा देखते हुए बार बार क्या करता, कभी इधर ज़्यादा कर दिए तो उनने यहाँ से निकाल कर एक आलू बाहर कर दिया। तो एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने कहा क्या कर रहे हो, उनने बताई सारी बात। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास ये आलू का ढेर है, इस आलू के ढेर को हमें बराबर बराबर दो भागों में बांटना है। तो उस बूढ़े ने कहा आप क्या कर रहे हो, बार बार कभी इधर ज़्यादा हो गया तो यहाँ से आपने एक आलू निकाल दिया, कभी इस तरफ ज़्यादा हो गया तो इस तरफ से आलू निकाल दिया, कल तक आप ऐसे नहीं बांट पाओगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपके पास अगर आलू इधर ज़्यादा हैं तो अगर इधर ज़्यादा है, इधर कम, इधर ज़्यादा है, इधर कम है, तो क्या करें, कम वाले में आलू बढ़ा दें। तो क्या होगा, आपका ये निकालना जो बार बार निकाल रहे हैं इसमें टाइम टेकिंग है, टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप कम वाले में संख्या बढ़ा दें तो आपका आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा मैटर। तो यही प्रोसेस हम बिल्कुल रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में अपनाते हैं। मतलब जिधर हमारी चीज़ कम होती है और एक तरफ हमारी चीज़ ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा है उसमें से निकालेंगे नहीं, जो कम वाली चीज़ है उसमें चीज़ों को बढ़ा करके हम इक्वल कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा तराजू वाला ये कॉन्सेप्ट जो है। तो वापस हम अपनी इसी तरीके से हम अपनी रिएक्शन पे पहुंचते हैं। ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तराजू वाला कॉन्सेप्ट। आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके बताएं। यदि आपको नहीं समझ में आया तो अगली वीडियो में मैं इसको मेंशन करके दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी रिएक्शनों को हमें संतुलित करना है, बहुत सारे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारी ये रिएक्शन है, अब हम इसी को ये हमारे तराजू वाले कॉन्सेप्ट से ही हम इसे समझेंगे, सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, इधर वाला हिस्सा ए मान लिया, इधर वाला हमने पोर्शन बी मान लिया, बीच में हमने बाउंड्री बना दी, लाइक जस्ट एक पड़ला दूसरा पड़ला, बीच में हमारा सेपरेशन। यहाँ पे हमारा क्या था, एफ ई की संख्या यहाँ कम है, यहाँ पे हमारी एफ ई की संख्या ज़्यादा है। ऐसे यहाँ ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा कम है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है। तो आप सोचिए हम किस तरफ कम है किस तरफ ज़्यादा है, तो हम चीज़ों को किस तरफ, इस वाले पड़ले में डालें या इधर वाले में डालें। आई होप आपने सोच लिया होगा। हाँ, तो हम इस वाले साइड में डालेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो है यहाँ पे कितने हैं, एफ ई 2, यहाँ पे हमारे एफ ई 2। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एफ ई है तो एफ ई को 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे एफ ई के 2 हो गए। अब हमारे एफ ई तो कंप्लीट हो गया और हमारा हाइड्रोजन पहले से कंप्लीट था। जो हमारा हाइड्रोजन था वो पहले से ही कंप्लीट था, मतलब हाइड्रोजन में हमारे 2 अणु हैं, यहाँ भी हमारे 2 अणु हैं, तो इसे तो छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। बट कंडीशन हमारे पास ये है कि हमें यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 हैं। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 हैं, तो हम बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि वहाँ पे 1 है। बट हम बच्चों ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऑक्सीजन में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई अगर हमने यहाँ कर दिया, यहाँ हमने लगा दिया, तो हमारे ये सूत्र गड़बड़ा जाएगा। H2O3 तो हमारा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, जबकि हमारा ये फॉर्मूला किसका है, वाटर का है, जल का है।
तो हम क्या करेंगे, जो भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो हम पूरी में करेंगे। जो भी हमारा H2O है तो हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जो पूरे में जाए, जिससे कि हमारा जो वाटर का फॉर्मेशन है, जो वाटर का फॉर्मूला है वो परिवर्तित ना हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 3 करना है, यहाँ हमारे 3 है और इस जगह पे हमें 3 करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हम 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे 3 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 हो गए। बट अब बात ये रही कि हमने यहाँ जब मल्टीप्लाई करी तो हमारे ऑक्सीजन तो बड़ा, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ साथ जो हमारा हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई 2 × 3 मतलब हो गया 6। तो हमारी हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। अब फिर वही रूल हम फॉलो करेंगे, जिस तरफ हमारी चीज़ें कम है या जिस तरफ हमारे आलू कम है उस तरफ हम थोड़े से आलू डाल देंगे। तो दिमाग लगाइए, यहाँ 6 हैं, यहाँ 2 हैं, तो अब इसमें हम कितने और आलू बढ़ा दें जो कि हमारा पूरा हो जाए। अब इसमें भी वही कंडीशन है कि हम जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, और अगर हम इसे कर देंगे तो H6 हो जाएगा, जो कि हमारा किसी चीज़ का फॉर्मूला नहीं है। हमें फॉर्मूला भी नहीं बदलना है और हमें समीकरण भी बैलेंस करनी है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी बताएं, कमेंट में लिखें जल्दी से। तो हम क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल सही समझे आप, हम 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित। हम देखते हैं, देखो Fe के हमारे 2 हैं, यहाँ भी हमारे Fe के 2 हैं, यहाँ हमारे H के 2 हैं, मतलब करने के बाद हमारे H के 6 हो गए और यहाँ भी हमारे H के 6 हो गए। ऑक्सीजन के हमारे पास 3 हैं, यहाँ भी हमारे 3 हैं, मतलब हमारी जो बैलेंस, जो हमारी कंडीशन जो हमारी दे रखी थी उसे हमने बैलेंस कर लिया और हमारी रिएक्शन है वो प्रॉपरली बैलेंस हो गई। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, कि बैलेंस का मतलब क्या होता है। जो भी हमारी समीकरण है उसको हमने बैलेंस कर लिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा इसी में हम समझेंगे, अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे। ये तो हमारी पहली क्लास थी, तो एक दिन में सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लोड ज़्यादा हो जाएगा, आप जो है कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो आगे की सिलेबस है वो हम कल कवर कराएंगे। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, हंसते हंसते हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेंगे और हम अपनी जो सिलेबस है उसे अच्छे से, तो हम यहाँ पे जो हमारा थ्योरेटिकल लिखा हुआ है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। इसमें हमारा समीकरण संतुलित करने के कुछ स्टेप दिए हुए हैं, उन स्टेपों को फॉलो कर करके हम समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कमेंट करें, शेयर करें, और इस लॉकडाउन में जो भी आपके दोस्त हैं, साथ वाले हैं, जो क्योंकि कॉलेज अभी बंद हैं तो वो भी, उनकी भी एजुकेशन जो है पीछे हो रही होगी, पढ़ाई पीछे हो रही होगी, तो उनको फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप पे करें, लिंक शेयर करें, उनका भी भला हो, जिससे कि वो भी अपनी क्लास को प्रॉपरली चला सकें, पढ़ सकें। स्टे एट होम, सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।